इस एंटरटेनिंग कहानी की शुरुआत होती है 1856 का समय दिखाते हुए। फ्रांस के एक माइनिंग एरिया में कई सारे वर्कर्स लगातार काम करते जा रहे थे। दरअसल उन्हें यहाँ पर खुदाई करनी थी और मिलने वाले सारे संसाधनों को ऊपर लेकर आना था। साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता, क्योंकि खुदाई के दौरान जमीन में से कई सारी जहरीली गैसेस बाहर निकलती थी। लेकिन उन सारे एम्प्लॉयज को क्या पता था कि कुछ समय में गैस से भी खतरनाक कोई चीज वहाँ से निकलने वाली है। वो सभी तो लगातार अपना काम करते जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ वर्कर्स को महसूस होता है कि वहाँ पर उनके अलावा कोई और चीज भी है, क्योंकि अब माइनिंग एरिया की उस गुफा में से कोई अजीब तरीके की आवाज आ रही थी। एक वर्कर तो बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन जब बाकी वर्कर्स उस जगह पर देखने जाते हैं तभी अचानक उन्हें दीवार पर एक लंबा सा हाथ दिखाई दिया। यह हाथ किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो चीज तो एकदम बड़ी और खतरनाक दिखाई दे रही थी, जो अंधेरे में छुपी हुई होती है। एक एम्प्लॉय जब अच्छे से देखने के लिए मोमबत्ती जलाकर आगे जाता है तो वो अजीब सा क्रिएचर अंधकार में कहीं छुप गया था। लेकिन शायद इस वर्कर को पता नहीं कि उस गुफा के अंदर कई सारी जहरीली और फ्लेमेबल गैसेस हैं, और जलती हुई मोमबत्ती की वजह से वहां पर धमाका होने लगा। वो वर्कर्स तो किसी भी तरीके से उस माइनिंग एरिया से बाहर निकलते हैं, और फिर उसके बाद इस माइनिंग एरिया को फिर कभी ओपन नहीं किया गया। अब तो हमें यहाँ पर कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक घर के अंदर एडम नाम का लड़का मौजूद था। एडम तो एक डरावना सपना देखकर उठा होता है, जो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे इस तरीके के सपने आया करते थे। अब एडम को फिलहाल के लिए उसका एक दोस्त बुलाता है, जो नीचे मौजूद था। एडम जल्द से जल्द तैयार होकर अपने दोस्त के पास गया कि आखिर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया है। तब जाकर एडम का दोस्त उसे बताता है कि हमारे पास एक जॉब आई है, जो फ्रांस की एक जगह पर माइनिंग एरिया में काम करने की थी, और वो हमें बाकी जॉब से कई ज्यादा पैसे दे रहे हैं। एडम के दोस्त ने जब उसे ये बात बताई तो वो भी सोचने लगा कि ये जॉब उसे करनी चाहिए, क्योंकि एडम एक गरीब फैमिली से पैदा हुआ था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, और अगर वो माइनिंग एरिया में ये सारी जॉब करेगा तो वो थोड़े पैसे कमा लेगा, जो कि उसकी फैमिली के लिए ही अच्छा होगा। इसीलिए अब एडम और उसका दोस्त बिना देरी किए निकल पड़ते हैं फ्रांस के उस जगह पर जहां पर माइनिंग एरिया में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सिलेक्शन की जाएगी। उस जगह पर कई सारे लोग आए थे और सारे एप्लीकेंट्स एक साथ खड़े होते हैं। सामने उनका मेंटोर होता है, जो ये सेलेक्ट करेगा कि माइनिंग एरिया में काम करने के लायक कौन है। उसके हाथ में तो 2 स्टैम्प्स होते हैं। वो जिस भी एप्लीकेंट के ऊपर रेड स्टैम्प लगाएगा, यानी कि वो काम करने के लायक नहीं है, और ग्रीन स्टैम्प मतलब वो सेलेक्ट हो चुका है। कई सारे एप्लीकेंट्स को तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, और अब वो सीधा एडम के दोस्त के पास पहुंचा। एडम का दोस्त उसे देखकर खांसने लगता है, जिससे कि मेंटोर ने समझ लिया कि ये बहुत ही बीमार है और ये काम नहीं कर सकता। इसी वजह से एडम के दोस्त को सेलेक्ट नहीं किया जाता। वहीं जब वो एडम की तरफ आता है तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि मेंटोर को लग रहा होता है कि एडम बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन एडम को तो ये जॉब किसी भी हालत में चाहिए थी, इसीलिए वो मेंटोर से बड़ी बहादुरी से बात करता है और उसका ग्रीन स्टैम्प लेकर अपने रेड स्टैम्प के ऊपर लगाने लगता है, जिससे कि वो कह रहा था कि अब यहाँ किसी को नहीं पता चल सकता कि मुझे रिजेक्ट किया गया था। मेंटर तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि एडम शुरुआत में एकदम शांत टाइप का बंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बहादुर है और कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं। उन्हें माइनिंग एरिया में काम करने के लिए इसी तरीके के एम्प्लॉयज की जरूरत थी, इसीलिए तब जाकर मेंटर ने एक चांस दिया और एडम को ग्रीन स्टैम्प देकर सेलेक्ट कर लिया। लेकिन फिर भी मेंटोर उसके ऊपर नजर रखने वाला था और अपने सीनियर्स को कह देता है कि एडम को उस माइनिंग एरिया में भेजो जहाँ बहुत ही डिफिकल्ट काम होता था। एडम को तो अब बाकी लोगों के साथ काम समझाने के लिए माइनिंग एरिया में भेज दिया जाता है, और वो एरिया था माइनिंग नंबर 5, जहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉयज की मौत हुई है जो गिन नहीं सकते। पर ये बातें तो एडम को अभी नहीं पता होती। वो सिर्फ थोड़े पैसों के लिए वहां जाकर काम करना चाहता था। अब हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है, जो अपनी रिसर्च के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। उसे माइनिंग एरिया में जाकर अलग अलग चीजों के बारे में जांच पड़ताल करनी है, जो कि वो अपने नॉवेल में लिखेगा। प्रोफेसर डायरेक्टली उस जगह के मैनेजर के पास चला जाता है। मैनेजर को पूरी बातें समझाने के बाद प्रोफेसर बताने लगा कि मुझे अंदर जाने की परमिशन दी जाए, जिससे कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकूं। लेकिन माइनिंग एरिया का मैनेजर ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि माइनिंग एरिया में जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता था, और अगर प्रोफेसर जैसा इनएक्सपीरियंस आदमी वहां पर जाएगा तो शायद उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसी वजह से मैनेजर प्रोफेसर को ये रिसर्च करने से मना कर रहा था। लेकिन प्रोफेसर के पास भी इसका सॉल्यूशन होता है, और उसने तो कई सारे पैसे मैनेजर को दे दिए थे, जिससे मैनेजर अगले ही मोमेंट में मान जाता है। अब अचानक उनके पास खबर आई कि माइनिंग नंबर 5 में एक इमरजेंसी आ चुकी है। उसे देखने के लिए मैनेजर और प्रोफेसर दोनों ही चले गए। दरअसल माइनिंग एरिया में एक अजीब तरीके की गैस निकलने के कारण कई
कई एम्प्लॉइज फंस चुके थे। एक एम्प्लॉय के पैर पे तो काफी चोट लगी होती है और वो शायद फिर से चल भी नहीं पाएगा। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि रोलैंग नाम का एक बहादुर एम्प्लॉय उन सभी को बचा कर लेकर आ जाता है। सभी लोग रोलैंग को देखकर एकदम चौंक गए, क्योंकि ये इस माइनिंग एरिया का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय था। यानी इससे कोई भी काम कराओ ये उन्हें अच्छी तरीके से कर लेता और कंप्लीट भी करता। रोलैंग के इस परफॉर्मेंस की वजह से मैनेजर काफी खुश होता है, इसीलिए उसने रोलैंग को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि तुम प्रोफेसर और एक टीम के साथ उन्हें माइनिंग एरिया में रिसर्च करने लेकर जाओगे। हालांकि रोलैंग शुरुआत में इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन अब मैनेजर के धमकाने के बाद कि वो तुम्हें जॉब से निकाल देगा, इस वजह से रोलैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे इस काम के लिए हाँ ही करना पड़ा। यानी कि अब रोलैंग अपनी एक टीम बनाएगा जो प्रोफेसर के साथ माइनिंग एरिया नंबर 5 में जाएंगे। ताज्जुब की बात ये होती है कि उस टीम के अंदर अब एडम भी शामिल हो चुका था। एडम भी नहीं समझ रहा होता कि इतने डिफिकल्ट मिशन में उसे क्यों शामिल किया गया है, पर अब ये हो गया है तो उसे करना ही पड़ेगा। एडम तो अब अपने मिशन के कई सारे लोगों से मिल रहा था जो अलग अलग जगहों से काम करने के लिए आए थे। कई लोगों से तो एडम की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो अच्छे से गाइड भी करते हैं। सबसे पहले रोलैंग और उसकी टीम ने मिलकर एक माइनिंग एरिया का आगे का रास्ता ओपन किया। उन्हें रास्ता बनाने के लिए बॉम्ब्स की जरूरत पड़ती थी जिससे कि वो वहां पर ब्लास्ट कर देते। एक अच्छा रास्ता बनाने के बाद अब वो सभी रेडी थे प्रोफेसर को वहां लेकर जाने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो एक पुली की मदद से नीचे उतर रहे होते हैं तो उन्हें दिखाई दिया कि ब्लास्ट के दौरान एक अजीब तरीके की गुफा खुल गई है। ये गुफा पहले से ही बनी थी जैसे कि किसी एंशिएंट टाइम की हो और उन्हें ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि हमें इसी जगह पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसीलिए प्रोफेसर की बात मानकर रोलैंग अपनी टीम को आगे बढ़ने की इजाजत देता है। वो सभी उसी अनजान इलाके में चले गए जो गुफा काफी बड़ी थी और बहुत ही दूर तक जा रही थी। वहां उतरने के बाद अचानक पता नहीं प्रोफेसर आगे बढ़ने लगे और एक टॉर्च लाइट लेकर अंधेरे की तरफ जाने लगे। रोलैंग और बाकी सारे एम्प्लॉइज परेशान हो गए कि प्रोफेसर आखिरकार ऐसे कहां चले गए हैं। वो सभी तो मिलकर प्रोफेसर को ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्हें स्केलेटन दिखाई देता है जो उन्हीं में से एक वर्कर का था और वो कई सालों से यहीं पर फंसा रह गया। रोलैंग को समझ में आ जाता है कि शायद ये वही एम्प्लॉय है जो कुछ सालों पहले इसी माइनिंग एरिया के अंदर गुम हो चुका था। उस एम्प्लॉय की तो पूरी बॉडी सड़ चुकी होती है और उसके स्केलेटन ही बचे थे। लेकिन बाकी एम्प्लॉइज ने जब अपनी नजर घुमाई तो दीवारों के ऊपर कुछ अजीब तरीके के लेटर्स लिखे होते हैं और ये लिटरली ब्लड से लिखे गए थे। ये पूरी चीजें एक अलग लैंग्वेज में होती है जो उन सभी को समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए वो फिलहाल के लिए प्रोफेसर को ढूंढने लगी चारों तरफ घूमकर। जैसे ही वो सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें फ्लैश लाइट दिखाई दी थी। ये फ्लैश लाइट किसी और की नहीं बल्कि प्रोफेसर एक अनजान सी चीज की फोटो ले रहे थे। रोलैंग और बाकी सारे एम्प्लॉइज जल्द से जल्द प्रोफेसर की तरफ आए और रोलैंग ने तो प्रोफेसर का गला पकड़ के उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। रोलैंग प्रोफेसर से इसीलिए गुस्सा होता है क्योंकि वो बिना परमिशन के उन्हें छोड़कर चले गए और इस तरीके की कोई भी लापरवाही उनकी जान ले सकती थी। लेकिन प्रोफेसर यहाँ रोलैंग और बाकी वर्कर्स से माफी मांगते हैं कि उन्हें एक बहुत ही अनजान सी चीज दिखाई दी थी। हालांकि उसे तुम सभी की परमिशन लेकर आगे बढ़ना था, लेकिन अब वो चीज मुझे मिल चुकी है। दरअसल प्रोफेसर ने कुछ एंशिएंट चीजों की खोज की थी और उन्हें लग रहा होता है कि ये सिर्फ थोड़ी सी बात नहीं है बल्कि यहाँ पर तो वो एंशिएंट छुपने वाले बेस हैं जो राजा महाराजा अपने समय में यूज किया करते थे और अगर हम उन सारी एंशिएंट चीजों को ढूंढ ले तो इसके कई सारे पैसे मिल सकते थे। एक तरीके से प्रोफेसर की बातों से रोलैंग और बाकी एम्प्लॉइज इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पैसे चाहिए थे और कौन ये माइनिंग का काम पूरी जिंदगी भर करना चाहता था। प्रोफेसर समझाने लगा कि अगर वो सारी चीजें हमें मिल गई तो हम उसे बेचकर रिच हो जाएंगे। सभी वर्कर्स और रोलैंग भी इस बात से राजी होते हैं और प्रोफेसर को जैसा ठीक लग रहा था वो वैसे ही धमाका करते जा रहे थे। प्रोफेसर ने बताया कि यहाँ पर राइट साइड वाली दीवार के पीछे जरूर कुछ है और जरूर उसके पीछे वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। उनके कहने पर सारे वर्कर्स ने वहाँ पर एक छोटा डायनामाइट लगा दिया जिससे कि थोड़ी ही देर के अंदर अंदर वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दीवार जो कि खोखली थी वो पूरी की पूरी टूट जाती है। प्रोफेसर और वो एम्प्लॉय जैसे ही अंदर घुसते हैं तो उन्हें दीवारों पर नक्काशीदार चीजें दिखाई दी। ये चीजें बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लग रही थी और वो भाषाएं भी अब की नहीं होती। उन्हें सामने की तरफ काफी एंशिएंट चीजें दिखाई देती हैं, यानी कि प्रोफेसर एकदम सही कह रहे थे। प्रोफेसर तो हर एक चीज को इतनी बारीकी से देख रहे होते हैं जैसे कि उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। वो तो सिर्फ ये नाटक कर रहे थे कि वो यहाँ पर पहली बार आए हैं।
लेकिन जब बाकी वर्कर्स उस गुफा के और अंदर जाने लगे तो उन्हें एक स्पॉट दिखाई देता है। उस स्पॉट को देखने के बाद वो सभी चौंक गए, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोगों के स्केलेटन्स लगे होते हैं जो यहाँ पर फंसने के बाद यही मारे गए। उस जगह पर तो एक अजीब तरीके का ताबूत भी होता है जिसके पास प्रोफेसर आकर जांच पड़ताल करने लगे। उन सारी चीजों के ऊपर लिखी गई नक्काशीदार शब्दों को जब वो कन्वर्ट करते हैं तब जाकर वो रोलैंग और बाकी वर्कर्स को अच्छी तरीके से बता रहे थे कि ये सारे ताबूत और यहाँ पर मौजूद चीजें कई साल पुरानी हैं। ये पूरी जगह इजिप्शियन साम्राज्य की एक धरोहर थी जो कि भूकंप आने के कारण पूरी तरीके से जमीन में दबकर रह गई। और अगर हम अच्छी तरीके से सर्च करें तो हमें इनका एक पुराना खजाना भी मिल सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए प्रोफेसर जितनी चाहे उतनी फोटोज ले रहे थे उन सारी एंशिएंट चीजों की। वो तो उस ताबूत को बहुत अच्छी तरीके से टच करते हैं जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा होता है कि कोई ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उन सभी को और भी ज्यादा लालच आने लगा कि वो खजाना कहाँ पर है। पर कहते हैं ना, ज्यादा लालच करना बहुत बुरा हो जाता है। वो सारे वर्कर्स जब अपनी छानबीन कर ही रहे थे तभी अचानक लैंडस्लाइड होने लगा। वो जिस माइन के अंदर थे वहाँ कई सारे बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं और अब इन्हीं पत्थर से बचते हुए सेंटिनी नाम का एक एम्प्लॉय का पैर धंस जाता है। उसके पैर तो पूरी तरीके से एक बड़े पत्थर के नीचे दब चुके थे और देखने से ऐसा लगता है कि उसके पैर डैमेज हो चुके हैं। रोलैंड ने जब उसके पास जाकर देखा तो वो ठीक से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, यानी कि उसके पैर पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और उनके बाहर जाने का रास्ता भी अब बंद हो चुका है। सेंटिनी को जब बाकी वर्कर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो वहीं पर फंस चुका है। रोलैंड तो अब सीधा आया प्रोफेसर के पास और उसका गला दबाकर बताने लगा कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई हैं। अगर तुम जल्दबाजी ना करते तो हम सब यहाँ पर नहीं फंसते थे। पर अब ये समय आपस में लड़ाई करने का नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो बिना खाना पानी के वो सब यहीं पर फंसे रह जाएंगे और अपना दम तोड़ देंगे। यहाँ पर रोलैंग और उसके एम्प्लॉय सेंटिनी की हेल्प कर रहे थे उसे वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी रोलैंग और उसके साथियों को सेंटिनी का पैर काटना पड़ता है और यही एक रास्ता था उसे वहाँ से बाहर निकालने का। सेंटिनी के मुंह में कुछ रख दिया गया था जिससे कि वो ज्यादा ना चिल्लाए और धीरे धीरे उसका पैर काट कर अलग कर दिया गया। सेंटिनी पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और उसे साइड में रख दिया गया ताकि वो आराम कर सके। वहीं अब हम मेड नाम का एक दूसरा एम्प्लॉय देखते हैं जो लैंडस्लाइड होने की वजह से उनसे अलग हो गया था। मेड तो सीधा भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ चारों तरफ दीवार मौजूद थी, पर उसे एक सुनसान छोटी सी गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर वो धीरे धीरे घुस रहा था। तभी उसके सामने कोई अचानक से आ गया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका साथी लुइस होता है। लुइस ने मेड को अपने साथ आने के लिए कहा और वो सीधा एक जगह पर चले गए जो कि वो एंशिएंट प्लेस होता है जहाँ पर वो ताबूत मौजूद था। वहाँ पर उनका एक दोस्त पोलो भी होता है। अब यहाँ वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम खुद इस ताबूत को ओपन करके खजाना ले लेंगे। हालांकि वो तीनों जोर लगाकर उस ताबूत को ओपन करने की कोशिश भी करते हैं पर ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा जोर से बंद हुआ था और उसको खोलने के लिए जरूर कुछ चाबी की जरूरत होगी। लुइस ने जब उस ताबूत के ऊपर एक अजीब से सर्कुलर चीज को देखा तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या लगने वाला है। वो जल्द से जल्द जाकर अपने बैग के अंदर एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर लेकर आ रहा था जो कि उसे इस गुफा के अंदर मिला होता है। लुइस तो अब तुरंत उस छोटे से स्ट्रक्चर को उस अजीब से सर्कुलर पाथ में लगा देता है जिससे कि एक मैजिक हुआ और वो ताबूत अपने आप ही खुल गया। ताबूत को अच्छी तरीके से खोलने के बाद वो चौंक जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कई सारे डायमंड्स मौजूद थे। ये डायमंड्स इतने ज्यादा एंशिएंट होते हैं कि इनकी कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा थी। वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं इन सारी चीजों को देखकर। मैट तो कहने लगा कि वो जाकर रोलैंग और बाकी एम्प्लॉइज को बुलाकर लेकर आएगा, लेकिन लुइस मेड को धमकी देने लगा कि तुम ऐसा नहीं करोगी। ये खजाना हमारा है और इसे हमने ढूंढा है तो इसका पूरा बंटवारा हम तीनों के बीच ही होगा। लेकिन यहाँ मेड चाहता था कि सारे एम्प्लॉइज एक साथ ये सारी चीजें बांटे क्योंकि वो सब भी बहुत ज्यादा गरीब हैं और उन्हें भी पैसों की जरूरत है। लेकिन अब यहाँ लुइस ने मारकर मेड को वहां से भगा दिया था क्योंकि अब डायमंड का हिस्सा वो मेड को भी नहीं देने वाला। मेड रोते हुए वहां से बाकी लोगों के पास भाग जाता है ताकि उन्हें ये बात बता सके। पोलो और लुइस तो इतने सारे डायमंड्स को देखकर पागल हो चुके थे और खास करके पोलो जो उन डायमंड्स को एकदम बारीकी से देख रहा था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, इन डायमंड्स को बेचकर वो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। लुइस और पोलो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं तभी अचानक उन्हें एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई दी
ये आवाज उनके ठीक पीछे से आ रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था। वो चारों तरफ घूमकर देखने लगे कि आखिर यहाँ पर क्या है, पर वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। इससे डरकर अब लुइस और पोलो सीधा भागते हुए बाकी लोगों के पास आने लगे। रास्ते में उन्हें मैट भी मिलता है, जिसने की पीछे की तरफ से एक अजीब सी चीज देखी। वो इतना ज्यादा डर गया कि चिल्लाते हुए बाकी लोगों के पास आने लगा। लेकिन लुइस कहता है कि हम भाग क्यों रहे हैं, इस गुफा में हमारे अलावा कोई नहीं है और जरूर यहाँ पर आवाज गूंजने की वजह से ये हो रहा होगा। लेकिन यहाँ सेंटिनी जो कि लेटा हुआ था, वो पोलो के पीछे कोई अजीब सी आकृति देखता है जो लगातार पोलो की तरफ बढ़ रही थी। पोलो भी इसको महसूस करता है और सारे के सारे लोग उसे भी देख रहे थे। पोलो के ठीक पीछे से एक बड़ा सा हाथ आया जो किसी इंसान का नहीं बल्कि राक्षस का था। उस राक्षस ने तो अब सीधा पोलो के ऊपर हमला कर दिया और उसे बहुत ही तेजी से गुफा में खींचते हुए लेकर चला गया। रोलैंग और बाकी सारे वर्कर्स भी उसके पीछे जाते हैं ताकि पोलो को बचा लिया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि पोलो बुरी तरीके से मारा गया था और उसे उस राक्षस ने ही एक ही बार में खत्म कर दिया। रोलैंग अपने साथी को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं और एक साथ जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो मेड और लुइस को बुलाकर पूछने लगा कि आखिर सच्चाई क्या है और तुम लोगों ने मिलकर क्या गड़बड़ी कर दी। मेड ने तो सारी बातें बता दी थी कि किस तरीके से लुइस और पोलो ने मिलकर उस अनजान से ताबूत को ओपन कर दिया जिसमें से वो क्रिएचर निकला है, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत ही एंशिएंट डायमंड्स भी मिले थे जो पोलो और लुइस अकेले ही लेना चाहते थे। उन्होंने तो मुझे भी डरा धमकाकर वहाँ से भेज दिया। इन सारी बातों के बीच रोलैंग को याद आता है कि आखिरकार सेंटिनी को हम कहाँ छोड़कर आ गए हैं। वो तो वहीं जमीन पर पड़ा हुआ है जिसकी जान अब खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से रोलैंग और उसके कुछ लोग सेंटिनी के पास जाने लगते हैं। सेंटिनी आराम से सोया हुआ था, तभी उसे एक रास्ते से कुछ अजीब तरीके की आवाज आने लगी। हालांकि अंधेरा होने के कारण वो कुछ देख नहीं पाता। तभी वो प्रोफेसर का एक कैमरा लेता है और फ्लैश मारता है। तब जाकर उसे दिखाई दिया कि वहाँ खतरनाक क्रिएचर है जिसकी पूरी बॉडी स्केलेटन से बनी थी। उसके नुकीले नुकीले हाथ थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और अब वो लगातार सेंटिनी की तरफ भी बढ़ रहा था। रोलैंग और उसके सभी साथी जब उस जगह पर आते हैं तो वो साफ साफ देख पा रहे थे कि उस खतरनाक क्रिएचर ने सेंटिनी को अपने हाथों से पकड़ कर रखा है। वो सभी तो चिल्लाने लगे, लेकिन अगले ही मोमेंट में उस खतरनाक क्रिएचर ने सेंटिनी के सर में हाथ डाल दिया और उसके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ही अलग कर दिया। ये चीजें वर्कर्स अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे और सभी के सभी डर गए। लेकिन रोलैंग हिम्मत से काम लेता है और उन सभी को एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को एक वर्कर के साथ देखते हैं जो अभी भी दीवार पर लिखे हुए सिंबल्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से उन्हें पता चलेगा कि आखिर वो क्रिएचर कौन है और ये सारी चीजें उनके साथ ही क्यों हो रही हैं। उन्हें तो लगातार ट्रैवल करते हुए एक गुफा भी दिखाई दी जिसका एक डोर होता है। जब वो दोनों लगातार ट्रैवल करते हैं तो उनके सामने एक अजीब तरीके का सर्कुलर पाथ आ गया था जिसे ओपन करके दूसरी तरफ जाया जा सकता है। वो जब दूसरी तरफ गए तो वहाँ पर पोलो की डेड बॉडी थी, यानी वो खतरनाक क्रिएचर यहीं पर रहता है और वो कभी भी यहाँ आ सकता था। लेकिन प्रोफेसर को क्या, प्रोफेसर को सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिसर्च करनी थी। वो तो अब सारे सिंबल्स को डिकोड करके ये पता लगाते हैं कि ये क्रिएचर यहाँ कई सालों से एक कर्स के कारण मौजूद है और जब तक ये लोगों को मारता जाएगा और उनकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी शक्तियां बढ़ेंगी और ये इमॉर्टल रहेगा और इसका कर्स कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये आम इंसानों को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करता था, जैसे कि गरीब वर्कर्स को सोना, चांदी और अजीब तरीके की एंशिएंट चीजें दिखाकर वो सभी को यहाँ आने पर मजबूर करता है। और फिर शुरू होता है इस खतरनाक क्रिएचर का डरावना खेल। पर अब वहाँ मौजूद वो एम्प्लॉय नोटिस करता है कि वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो ठीक उनके सामने खड़ा हो गया। लेकिन प्रोफेसर तो उस क्रिएचर से बिल्कुल भी नहीं डरता और उसके सामने चले जाता है। दरअसल उससे कुछ लैंग्वेजेस का पता चल गया था जिससे कि वो क्रिएचर से बातें कर रहा होता है और अब वो उसके पास जाकर उससे टच करने लगा। क्रिएचर भी पता नहीं क्यों प्रोफेसर को अपने गले लगा लेता है और उसे कुछ भी नहीं करता। ये सारी चीजें देखकर वो दूसरा वाला वर्कर तो बहुत ही ज्यादा डर गया और वहां से भागने लगा। वो तो अपने आप को उस अजीब तरीके की जगह पर बंद कर लेता है जहां पर वो क्रिएचर ना आ सके। अब हमें दूसरी तरफ रोलैंग, लुइस, मेड और बाकी सारे वर्कर्स दिखाई दे रहे थे। वो बोल रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो वो क्रिएचर कभी भी हम पर हमला कर सकता है। यहाँ पर मेड लुइस से कहने लगा कि वही जल्दबाजी कर रहा था, उसे ये सारे डायमंड्स चाहिए थे, इसीलिए उसने वो ताबूत को ओपन किया और उसने तो मुझे भी भगा दिया था ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता ना चले। सभी को जब लुइस के इस गंदे प्लान के बारे में पता चलता है तो वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे।
लेकिन उन सभी की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि वो यहाँ से बाहर निकलें। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें क्रिएचर की आवाज आने लगी और ये आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उन सभी ने डिसाइड किया कि हम टॉर्च बंद कर देंगे, पर ये उनकी नासमझी होती है क्योंकि वो क्रिएचर तभी भी हमला कर रहा था। उसने अपने बड़े बड़े नुकीले हाथों की मदद से सबसे पहले लुइस को पकड़ा और फिर अपने साथ कई सारे वर्कर्स को मारता चला जा रहा था। एडम जो यहाँ पर काम करने आया था वो भी मारा गया, लेकिन रोलैंग और मेट किसी भी तरीके से भागते हुए आगे चले आते हैं। मेट जब दीवार से लगकर खड़ा हुआ था तभी नीचे की तरफ से वही खतरनाक क्रिएचर ने उसके पैर पकड़े और गुफा के अंदर खींच दिया। रोलैंग अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब शायद वही बचा हुआ है इतने सारे लोगों में। लेकिन रोलैंग इस तरीके से हार नहीं मानने वाला था और वो आगे बढ़ता रहता है। उसे एक एग्जिट दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके लिए उसे ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें मेट दिखाया जाता है जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, यानी कि अभी तक क्रिएचर ने उसे जान से नहीं मारा है। अब मेट ने जैसे ही उस क्रिएचर को देखा तो वो एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में लुइस का सर होता है जिसने कि तुरंत ही उसकी बॉडी से अलग कर दिया। मेट इस बात से बहुत डर गया और उसने अपने हाथ में एक चाकू ले लिया होता है। जैसे ही वो क्रिएचर मेड के पास आया उसे मारने के लिए तो मेड उसके बॉडी में चाकू घुसा देता है और वहां से भागने लग जाता है। मेड इतना ज्यादा चिल्लाता है कि उसकी आवाज रोलैंग को सुनाई देती है और वो भी मेड को गाइड कर रहा था कि इस तरफ आओ। मेड तो एक स्केलेटन के पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है जो उन्हीं लोगों को मारकर बनाई गई थी जो यहाँ इतने सालों में आए हुए थे। रोलैंग तो एक अजीब से ओपनिंग के ऊपर बैठा होता है जिसने कि मेड को हाथ दिया और अब वो दोनों ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे जहाँ से एग्जिट थी। डरा देने वाली बात ये हुई कि नीचे से अब वो क्रिएचर भी उनकी तरफ आने लगा, पर यहाँ रोलैंग कहता है कि मुझे ये पहले से पता था, इसीलिए उसने उस जगह पर एक डायनामाइट लगा दिया है जिसे कि ब्लास्ट करके वो क्रिएचर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। हालांकि वो दोनों ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन मेड को अंदाजा हो चुका था कि वो इस तरीके से इस क्रिएचर से नहीं बच सकते। इसीलिए अब मेड ने रोलैंग से कहा कि तुम ऊपर की तरफ जाओ और मैं उस क्रिएचर को खत्म कर दूंगा। रोलैंग भी समझ गया कि जरूर मेड अपनी बलिदान देने की कोशिश कर रहा है और उसे ये पता था कि ओपनिंग अभी बहुत ऊपर की तरफ है। इसीलिए अब रोलैंग भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और मेड के पास उसकी मदद करने आ जाता है। रोलैंग और मेड दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस क्रिएचर को जान से खत्म करेंगे ताकि ये दूसरे लोगों को ना नुकसान पहुंचा सके। दोनों ने मिलकर वो डायनामाइट ब्लास्ट कर दिया जिससे उस पूरी जगह पर एक बड़ा सा धमाका होता है। धमाके में उस क्रिएचर के साथ साथ रोलैंग और मेड भी मारे गए और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।